नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। डेंजर रोड के वृक्षों को बचाने चलाई जा रही मुहिम, रक्षा सूत्र बांधकर वृक्षों को बचाने लिया संकल्प। सैकड़ों की संख्या में पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ नहीं कटने देंगे ली शपथ। डेंजर रोड बचाओ समिति के बैनर तले चल रहा अभियान। त्योहारों के मद्देनजर कलेक्टर ने ली शांति समिति की बैठक, शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील। 31 जुलाई से 5 अगस्त तक की सुबह तक लॉकडाउन रखने का आदेश जारी। भाइयों तक राखियां पहुंचाने का कार्य कर रहा है डाक विभाग। रविवार अवकाश के दिन भी डाक बांट रहे कर्मचारी। कोरोना संक्रमण को रोकने सैनिटाइजर कर भेजी जा रही है डाक। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट नगर की ऑक्सीजन जोन वाली सड़क डेंजर रोड की सैकड़ों वृक्षों को बचाने आज प्रातः सैकड़ों की संख्या में जनसैलाब दिखाई दिया, जहां सभी लोगों ने पेड़ों को बचाने की मुहिम में वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधे और मरते दम तक वृक्षों की रक्षा करने का संकल्प लिया। वृक्ष नहीं कटने देंगे, सांस नहीं कटने देंगे सहित ऐसे ही अन्य नारों के साथ आज प्रातः 6 बजे से नगर के डेंजर रोड में एक मुहिम छिड़ी गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में नगरवासियों और पर्यावरण प्रेमियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने सड़क निर्माण के लिए 452 पेड़ों को काटे जाने के विरोध में पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा की शपथ ली। पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधते यह लोग इन्हें काटे जाने के विरोध में हैं। कभी पेड़ों के पास बैठकर बांसुरी बजाकर विरोध, तो कभी पेंटिंग के जरिए पेड़ों को न काटने का संदेश, और अब राखी के मौके पर लोगों ने एकजुट होकर इन पेड़ों को बचाने के लिए रक्षा सूत्र बांधे हैं। ज्ञात हो कि जिला प्रशासन की मंशा अनुरूप पैनगंगा नदी के किनारे डेंजर रोड को चौड़ीकरण कर यहां बाईपास मार्ग बनाने की कवायद प्रारंभ की गई है, जिसको लेकर यहां बनने वाली सड़क के लिए इन पेड़ों को काटा जाना है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। शहर के लोग एक तो बाईपास चाहते हैं, लेकिन पेड़ों की कीमत पर नहीं, जिसके लिए कलाकार जंगल में बांसुरी बजा रहे हैं, चित्रकार पेंटिंग बना रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें बचाने की शपथ ले रहे हैं। इन सभी की एक ही मांग है कि किसी भी कीमत पर इन पेड़ों को काटा जाना नहीं चाहिए, जिसके लिए सैकड़ों पर्यावरण प्रेमी, सामाजिक संगठन, छात्र से लेकर सभी वर्ग के लोग बड़ी संख्या में एकजुट होकर अनूठे तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। मामले में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और पर्यावरण प्रेमी रमेश रंगलानी ने कहा कि ये पूरे समाज का संकल्प है कि नगर के ऑक्सीजन मार्ग को बचाने के लिए आज हम सब एकजुट होकर यहाँ खड़े हुए हैं। वृक्षों को काटकर मार्ग बनाना कोई विकल्प नहीं है। नगर में बाईपास मार्ग और रिंग रोड की आवश्यकता है, लेकिन वृक्षों को काटकर बाईपास मार्ग बनाना यह हमें मंजूर नहीं है। जी बताइए, आपने देखा कि अभी 4-5 दिन पहले हमारी एक बैठक डेंजर रोड को बचाने के लिए, उसमें नेतृत्व देने के लिए हमारे माननीय डॉक्टर PM शरणागत नियुक्त किए गए, और साथ ही हमारे अभय कोचर जी उसके सचिव। लेकिन ये केवल 2 लोग नहीं हैं, इनके साथ करीबन जो उस दिन उपस्थित थे करीबन 55 संस्थाओं के प्रतिनिधि उस दिन यहाँ पर थे। ऐसा लगता है कि पूरा नगर इस मुहिम के साथ में उमड़ पड़ा है और सभी का साथ इसमें मिल रहा है। और साथ ही हमारे गौरी शंकर जी बिसेन, हमारे विधायक, पूर्व मंत्री, उन्होंने भी अपना समर्थन इस मुहिम को दिया है। उन्होंने भी कहा है कि एक भी वृक्ष हम कटने नहीं देंगे। साथ ही उनका जो मांग है और वो उसका समर्थन हम भी करते हैं कि यहाँ पर एक बाईपास रोड, रिंग रोड आवश्यक है, और उसका विकल्प भी नवेगांव से लेकर के यहाँ से बोधा होकर के करकी तक वहाँ निकलेगा, और ये शायद अब स्वीकार भी हो जाएगा, प्रस्तावित तो है ही, स्वीकार भी हो जाएगा। और इसका एक भी वृक्ष कटने नहीं देंगे, इसका संकल्प इस समिति ने लिया है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे गायत्री परिवार और सभी संस्थाओं के माध्यम से, समिति के माध्यम से यहाँ पर एक रक्षा सूत्र हर पेड़ को बांधे हुए हैं। तो आपको भी नज़ारा देखने को मिला है। तो ये संकल्प पूरे समाज का है, केवल इस समिति का नहीं है, पूरा समाज आज उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि ये ऑक्सीजन स्थिति यहाँ पर है और ऑक्सीजन को बचाने के लिए
क्योंकि आप देख रहे हैं कि सांसें लेने में कितनी तकलीफ शहरों में, कितना जब गाड़ियां चलती हैं तो कितनी तकलीफ होती है। अभी बीच में हमारे माननीय त्रिलोक चंद्र जी कोचर ने एक कहानी सुनाई थी अपनी, कि हमारे एक दोस्त यहाँ पर आए थे और यहाँ से जाना ही नहीं चाहते थे, उनको दमा था, लेकिन यहाँ दमा भी खत्म हो गया था। और इस प्रकार का ये शहर बालाघाट ऐसा ही बचा रहे, उसके लिए हम सब लोग संकल्पित हैं और संकल्प है पूरा शहर हमारे साथ। डेंजर रोड बचाव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बीएम शरणागत ने कहा कि नगर के डेंजर रोड के वृक्षों को बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आज वृक्षों को नष्ट कर दिया गया तो हमारी आने वाली पीढ़ी में एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। आज वृक्षों को बचाने रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है। उन्होंने जिले के राजनीतिक दलों, समाजसेवी संस्थाओं से अपील करते हुए इस मुहिम में सहभागिता दर्ज कराने की अपील की। आज बालाघाट डेंजर रोड वृक्षों को बचाने के लिए एक समिति के माध्यम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी वर्षों से हमारे बुजुर्गों द्वारा जो वृक्ष लगाए गए, जो एक प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट्स का काम कर रहे हैं, जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, अगर उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया तो निस्संदेह आने वाले समय में हमारी पीढ़ी को, जनरेशन को अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। चूँकि बालाघाट प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से, वृक्षों की दृष्टि से काफ़ी मशहूर रहा है और बालाघाट में फॉरेस्ट की उसकी अपनी मिसाल है। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे बालाघाट के जितने भी राजनीतिक दल हैं, दलगत भावनाओं से हटकर जितने भी यहाँ के लोग हैं, जितनी भी संस्था हैं, चाहे धार्मिक हो, जितनी सामाजिक संस्था हैं, वो यहाँ पे एक साथ एकत्रित हुई है। और आज जिस प्रकार से यहाँ पे माहौल है, वो अपने आप में एक देखने लायक माहौल है। हम चाहते हैं कि सभी प्रशासन से हमारा एक विशेष अनुरोध है कि इस मुहिम को सफल बनाने में हमारा साथ देवे, और जितने भी राजनीतिक दल हैं, हम उनसे ये अपेक्षा चाहते हैं कि इस सफल आयोजन के लिए वो अपना हमें समर्थन दें। डेंजर रोड बचाव समिति के सचिव अभय कोचर ने कहा कि डेंजर रोड के वृक्षों को काटकर बाईपास मार्ग बनाने के प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है। प्रशासन कहता है कि मार्ग बनाने के लिए मात्र 452 पेड़ों को काटा जाएगा, लेकिन लगभग 1000 पेड़ों की कटाई होगी, जिसके चलते नदी के किनारे की भूमि बंजर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नदी के किनारे बनने वाली इस 40 फीट चौड़ी सड़क के बनने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, डेंजर रोड के नाम से बालाघाट में एक रोड है, जहाँ पे जिस बड़ी संख्या में पेड़ों को काट के बाईपास बनाने का एक प्रस्ताव आया है, लेकिन पूरी बालाघाट की जनता उसके विरोध में है और उसके लिए अलग अलग तरह के आयोजन। तो आज गायत्री परिवार और एवं विभिन्न संस्थाओं द्वारा रक्षा सूत्र बांधने का अभियान यहाँ पे आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों ने सम्मिलित होकर के पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधा और यह संकल्प लिया कि हम इस पेड़ को कटने नहीं देंगे। कितनी किलोमीटर सड़क है और कितने पेड़ हैं जो कटेंगे बाईपास निर्माण? देखिए, सरकारी सर्वे के हिसाब से तो 452 पेड़ वो बता रहे हैं, लेकिन आप जब इस रोड में घूमेंगे तो आपको समझ में आएगा, जब ये रोड बनेगी तो इसमें हज़ारों पेड़ों की कटाई होगी और हज़ारों पेड़ों के साथ हज़ारों जो नव अंकुरित पौधे हैं उनका भी सफाया हो जाएगा और एक तरह से नदी के पास की भूमि बंजर भी होगी। तो निश्चित तौर पर बहुत ही खतरनाक निर्णय है प्रशासन का और यह निर्णय तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। बाईपास बनाने के लिए कितनी चौड़ी सड़क का निर्माण होगा? अभी जो आप वर्तमान में देख रहे हैं, ये सड़क 3.5 मीटर की है। इसमें शासन का प्रस्ताव है इसको 12 मीटर करने का, मतलब 40 फीट चौड़ा करने का। तो 40 फीट चौड़ी सड़क नदी के बिल्कुल बाजू से जाए, एक तो वो पर्यावरण की दृष्टि से है ही खतरनाक, दूसरा उसको काटने के लिए जो हज़ारों संख्या में पेड़ काटे जाएंगे और कानून के अनुसार भी अवैध है। शहरवासी चाहते नहीं, क्योंकि एक बहुत पुरानी हमारी संपदा है हमारे बालाघाट के लिए, शहर के इतने करीब इतना सुंदर जंगल। तो निश्चित तौर पर पूरा जन सैलाब इसके खिलाफ उमड़ा है और इस कटाई का विरोध कर रहा है। पर्यावरण प्रेमी अमिता गुप्ता ने कहा कि ये सड़क बालाघाट नगर की धरोहर है। एक वृक्ष 1000 गुना ऑक्सीजन देता है। लोगों का इस मार्ग से काफी जुड़ाव है और धरोहर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, जिसके लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि जिस धरा में हम रहते हैं और जिस धरा का हम खाते हैं, ऐसी धरा को तो मैं सबसे पहले नमन करती हूँ और ये हमारी ऐसी प्राकृतिक धरोहर है जिसे हमें बचाना चाहिए। और यहाँ पे जो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं,
कहते हैं कि एक पेड़ जो रहता है वो 1000 गुना हमें ऑक्सीजन देता है। और यहाँ पे हमें जब चूँकि प्योर ऑक्सीजन मिल रही है तो बेहतर है कि हम यहाँ पर आते हैं, लोग इससे इतने जुड़ाव है। और ये हमारी धरोहर होने के कारण मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें इसे बचाना चाहिए। सड़क तो कहीं से भी निकल जाएगी लेकिन जंगल आप बना नहीं सकते। ये प्रकृति हमें मिली हुई है और इसका हमें बिल्कुल रक्षा करना चाहिए, ये मेरा ऐसा मानना है। गायत्री परिवार से मौजूद महेश खजांची ने कहा कि आज सेव ट्री और सेव वाटर के संदेश के साथ सभी सामाजिक स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य यहां मौजूद हैं। डेंजर रोड जल और जंगल का समन्वय है जिसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है, इसलिए आज रक्षा सूत्र बांधकर वृक्षों की रक्षा करने का संकल्प लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके बाद डेंजर रोड बचाओ समिति के माध्यम से हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा और कलेक्टर बालाघाट के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। एक तो हमने आज एक हैशटैग डेंजर रोड एट बालाघाट सेव ट्री एंड वाटर, इस मैसेज के साथ में वृक्ष नहीं कटने देंगे, सांस नहीं घुटने देंगे, ये ऑक्सीजन जोन है और डेंजर रोड अमर रहे का नारा दिया है। आज बहुत सारी पर्यावरण प्रेमी संस्थाएं इसे डेंजर रोड को बचाने की मुहिम में जितनी सम्मिलित समिति के सदस्यगण हैं वो यहाँ पर जुटे हैं और हजारों की संख्या में लोगों ने झाड़ों में चिपक कर, झाड़ों में रक्षा सूत्र बांध करके ये संदेश दिया है कि हम वृक्षों की रक्षा के लिए प्रण संकल्प रहेंगे और ये झाड़ कटने नहीं देंगे, क्योंकि जल का और जंगल का ये जो शानदार समन्वय पर्यावरण है, जहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में वन्य प्राणी हैं, हिरण हैं, मोर हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, उनकी रक्षा भी, उन जीव की रक्षा भी हम इस अभियान से कर सकेंगे। और एक हस्ताक्षर अभियान चल रहा है जिसमें सारी समिति के हमारे डॉक्टर BM शरणागत जी इस समिति के अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्षता में कल संभवतः ये ज्ञापन जो है आदरणीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री तक जाने वाला है। आदरणीय डॉक्टर साहब BM शरणागत जी और पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। आज गायत्री परिवार के विशेष आह्वान पर योग सेल के द्वारा सारी संस्थाएं यहाँ इकट्ठी हुई हैं। वी केयर संस्था के युवा वैभव ने कहा कि डेंजर रोड के यह वृक्ष बालाघाट नगर के फेफड़े हैं। जब यही नहीं रहेंगे तो नगरवासियों को ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। रोड के निर्माण में वृक्ष काटे जा रहे हैं जिनको बचाने के लिए आज सभी सदस्य वृक्षों को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाईपास मार्ग नगर की महती आवश्यकता है लेकिन यह विकल्प सही नहीं है, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। जो वृक्षों को यहाँ पे काटा जा रहा है तो एक तरीके से बोला जा सकता है कि बालाघाट के फेफड़े हैं। हम जब सांस ले रहे हैं ये डेंजर रोड से ही है, क्योंकि यहाँ इतने सारे वृक्ष हैं और चूँकि ऐसा समझ में आया है कि रोड के निर्माण में बहुत सारे वृक्ष काटे जा रहे हैं, तो आज हम लोग रक्षा स्रोत बांधने आए हैं झाड़ में और हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे, सक्षम जितना तरीके से कर पाएँ। जब भी झाड़ कटने की बात आएगी हम लोग पहले खड़े रहेंगे और हमारी आज यहाँ पे टीम आई थी वी केयर की, हम लोगों ने सारे रक्षा स्रोत बांधे झाड़ में। दूसरी चीज़ ये है कि अगर युवा इस बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा। ये बताइए कि सड़क के लिए बाईपास भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी, डेंजर रोड का निर्माण आप रुकवा रहे हैं तो फिर बाईपास का क्या ऑप्शन है? क्यों ना ये बाईपास रेंगा टोला से होकर निकल जाए या फिर किसी और रोड से होकर निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर वृक्षों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और बात आपकी भी सही है कि बहुत सारे शहर में एक्सीडेंट्स होते हैं, ग्रीन कॉरिडोर की ज़रूरत है, लेकिन ये विकल्प सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी संख्या में झाड़ हैं और इनको काटा जाएगा तो ये पर्यावरण का ही नुकसान होगा। अच्छा, आप लोग के प्रदर्शन के बाद भी अगर बाईपास बनता है तो क्या करेंगे आप? हम लोगों के प्रदर्शन के बाद अगर बाईपास बनता है तो हम लोग अपने आखिरी दम तक यहाँ पर खड़े रहेंगे, चाहे वो प्रशासनिक सेवा कुछ भी तरीके से किया जाए, हम आखिरी तक यहाँ पर खड़े रहेंगे, चाहे हमको जान से भी हाथ धोना चाहिए, क्यों ना पड़े। इसी तरह पर्यावरण प्रेमी प्रसन्न कांकरिया ने कहा कि आज पूरी दुनिया पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य कर रही है, तो वहीं हमारे बालाघाट शहर में पेड़ों को काटकर सड़क बनाने का कार्य किया जा रहा है, जो काफ़ी दुख की बात है। जब हमें इस बात की जानकारी लगी तो हम सब इन वृक्षों को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। बहुत ही दुख का विषय है कि पूरी दुनिया जहाँ प्रकृति को बचाने के लिए लगी हुई है, वहीं हमारे बालाघाट ज़िले में जो शहर के पास इतने प्राकृतिक स्थल है उसे नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। हमें जब से पता चला है कि यहाँ पर पेड़ काट कर रोड बनाई जा रही है तो हमें लगा कि इसे बचाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए, ताकि जो शहर के आसपास इतना अच्छा जंगल हमें शहर में मिला है वो ना कटे। और देखा जाए कि बालाघाट जिला इतना सौभाग्यशाली है कि यहाँ जल, जंगल, ज़मीन सब कुछ हमारे शहर के पास है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम उसे बचाने का प्रयास नहीं करेंगे तो भविष्य में हमें दुख होगा कि हमने इतने अच्छे रोड को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए हम सब चाहते हैं कि इस रोड को बचाया जाए और कहीं और से बाईपास बनाई जाए।
आपके उपाय में और कौन से स्थान पे बाईपास बनाया जाना चाहिए? देखिए, जैसे बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं कि जागपुर घाट में पुल बनाया जा सकता है, तो वो बहुत अच्छा तरीका है कि जो गांव है उसका रास्ता भी कम होगा और वहाँ से बाईपास बनाई जाती है तो ये डेंजर रोड भी बच जाएगा और वो हल भी निकल सकता है इसके लिए। आगामी ईद व रक्षाबंधन पर्व को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर दीपक आर्य की प्रमुख उपस्थिति में 29 जुलाई को शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें त्यौहार को शांतिपूर्वक प्रेम व भाईचारे के साथ मनाने का आह्वान किया गया। इसके अलावा त्योहारों को देखते हुए बाहर से आने वाले लोगों से कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुए 31 जुलाई से 5 अगस्त की सुबह तक लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि 1 अगस्त को ईद व 3 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा। त्योहारों के मद्देनजर जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने की मंशा से शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी जिलेवासियों से अपील की गई है कि त्योहारों को एकता व भाईचारे के साथ शांति से मनाया जाए। त्योहार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सावधानी बरती जाए। उन्होंने बताया कि त्योहारों को देखते हुए 31 जुलाई से 5 अगस्त की सुबह तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जिले की सीमाएं सील रहेंगी, जिससे बाहर से आने वालों पर प्रतिबंध रहेगा। लॉकडाउन अवधि में आवश्यक सेवाएं प्रारंभ रहेंगी। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों से कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना है। अब तक जिले में जितने भी कोरोना पॉजिटिव पाए हैं सभी बाहर से आने वाले हैं। आगामी त्योहारों का जो मौसम आ रहा है उसको देखते हुए, क्योंकि ईद आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, बजरिया का पर्व आ रहा है, त्यौहार भी आ रहा है, इसलिए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी धर्मों के अनुयायी और जो प्रमुख लोग थे वो उपस्थित थे। समाज सेवक अन्य लोग भी उपस्थित थे, जिन्होंने अपने सुझाव दिए। उन सुझावों के अनुसार 6 जिले में शांति रखने के लिए प्रयास, जैसे हमेशा सदैव यहाँ बनी रहती है शांति, उसी तर्ज पर आगे भी रहेंगे। चूँकि आपसे सहमति सभी की है, तो शांतिपूर्वक ये त्यौहार निकले इस संबंध में चर्चा की गई थी। किसी प्रकार का कोई द्वेष ना हो, किसी प्रकार कोई गलतफहमी ना हो, इस संबंध में चर्चा सभी लोगों के साथ हुई है। दूसरा महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो लॉकडाउन के संबंध में, जैसा आपने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में चूँकि कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं और जो लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं, यात्रा करके जो लोग बाहर से आ रहे हैं, उनके पॉजिटिव होने की संभावना ज़्यादा, उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि अभी हम लोग जितने भी पॉजिटिव आए हैं ज़्यादातर बाहर से आए हुए हैं। कितना भी हम लोग प्रयास करें, लेकिन कुछ लोग बाहर से आते ही हैं। हालांकि बॉर्डर चेक पोस्ट से प्रयास किया जाता है, लेकिन लोग दूसरे रास्तों से नए मार्गों से निकल करके या बड़े वाहनों में बैठ करके आ जाते हैं। वो प्रशासन की जैसे बाहर रहते हैं, कई बार लोग उनकी सूचना नहीं देते। यदि ऐसा कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाएगा, उसमें संभावित होगा कि कई सारे लोग और पॉजिटिव हो जाए। उसी को रोकने के लिए लॉकडाउन की चर्चा की गई। सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि अगले आगामी 31 तारीख शाम से 4 तारीख को रात तक, मतलब सुबह 5 बजे तक, 5 तारीख को 31 तारीख की शाम से 5 बजे से 5 तारीख को सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। सर, क्या इन लॉकडाउन के दौरान शुष्क दिवस भी घोषित किया जाएगा? बिल्कुल, ये जब लॉकडाउन रहेगा तो इस दिवस में किसी प्रकार का शुष्क दिवस नहीं रहेगा। बस ग्रामीण क्षेत्रों में राशन दुकानें संचालित की जाएंगी, क्योंकि राशन की समस्या लोगों को इस समय होती है। इसलिए शहरी क्षेत्रों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में राशन दुकान संचालित की जाएंगी। तो शहरी क्षेत्र में कौन कौन चीज़ को अनुमति रहेगी? शहरी क्षेत्र में तो अत्यंत इमरजेंसी सेवाएं जो हैं, मुख्य रूप से जो हमारा मेडिकल सर्विसेज हैं, गैस इत्यादि, जो रसोई गैस इत्यादि के वाहन, दूध और सब्जी, परमिशन रहेगी। सर, त्यौहार को देखते हुए कुछ बसों के आवागमन को भी छूट दी गई है क्या? बसों के आवागमन के लिए प्रतिबंध नहीं है, लेकिन लॉकडाउन को रोका। बहन भाई के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन 3 अगस्त को परंपरानुसार हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इस पर्व को लेकर डाक विभाग द्वारा भी बहनों की राखियों को डाक द्वारा दूरांचल क्षेत्रों में रहने वाले भाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। रक्षाबंधन पर्व को लेकर डाक कर्मियों द्वारा रविवार को अवकाश के दिन भी राखी के डाक बांटने का कार्य किया जा रहा है। गौरतलब हो कि कोरोना महामारी के चलते बसों व ट्रेन की सुविधा बंद है, जिससे डाक विभाग द्वारा किराए से निजी वाहन कर डाक भिजवाने का कार्य किया जा रहा है। लिफाफों को पूरी तरह सैनिटाइजर कर डाक भेजी जा रही है। नियमित रूप से डाक भिजवाने का कार्य किया जा रहा है। डाक विभाग द्वारा राखी भिजवाने के लिए राखी लिफाफे की व्यवस्था भी की गई है। हर वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी लोगों द्वारा डाक विभाग से राखी मेल की जा रही है। हर वर्ष बसें व ट्रेन प्रारंभ होने से बहनों द्वारा राखियां स्वयं भाइयों के घर पहुंचकर व बसों व ट्रेन के माध्यम से भी राखी भिजवा दी जाती थी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कभी भी लॉकडाउन होने की आशंका के चलते भी बहनों द्वारा अपने भाइयों को डाक व कोरियर के माध्यम से राखी भेजी जा रही है।
इस संबंध में मुख्य डाकघर अधीक्षक इंद्र कुमार लिल्हारी ने बताया कि विभाग द्वारा राखी भिजवाने के लिए व राखी के डाक वितरण के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। वर्तमान में नियमित रूप से बाहर की डाक भिजवाई जा रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए डाक को पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है। बहनों द्वारा डाक विभाग के माध्यम से भेजी जा रही राखी को उनके भाइयों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जिला चिकित्सालय की बालाघाट की ट्रूनेट लैब से 29 जुलाई को प्राप्त रिपोर्ट में 2 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। इन दोनों मरीजों को उपचार के लिए ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 जुलाई को ट्रूनेट लैब बालाघाट से वारासिवनी के 2 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों की ट्रैवल एवं कॉन्टैक्ट हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है। यह दोनों वारासिवनी के क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। इस प्रकार बालाघाट जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 10 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 29 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 116 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 72 मरीज उपचार के बाद ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 44 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आयुष, स्वतंत्र प्रभार एवं जल संसाधन विभाग रामकिशोर कावरे ने भोपाल से बालाघाट आने के बाद स्वयं को क्वारंटाइन कर लिया था। अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे। राज्य मंत्री कावरे के साथ भोपाल से आए भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे सहित अन्य लोगों एवं उनके संपर्क में आए पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम ने भी स्वयं को क्वारंटाइन कर लिया था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि राज्य मंत्री कावरे सहित इन सभी लोगों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए थे। 29 जुलाई को जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रूनेट लैब में राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे सहित भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरी, पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम, अभिषेक असाटी, गनमैन रूपराम चंद्रवंशी एवं अंकित अवधिया के सैंपल की रिपोर्ट कोरोना निगेटिव आई है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक इंग्लिश मीडियम स्कूल पालक शिक्षक संघ ने 11वीं और 12वीं में सभी विषयों की कक्षा प्रारंभ कराने की मांग को लेकर 29 जुलाई को जिला पंचायत सीईओ रजनी सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ द्वारा मांगों पर अमल करने का आश्वासन दिया गया है। पालक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि संघ के माध्यम से कक्षा 1 से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम की स्कूल व कक्षा 11वीं व 12वीं के संपूर्ण विषयों के साथ शिक्षा प्रदान करने की मांग को लेकर अनेकों बार शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कृषि संकाय, कॉमर्स, आर्ट, गणित व विज्ञान संकाय के साथ कक्षाएं प्रारंभ कर छात्रों को उनकी इच्छानुसार विषय में प्रवेश दिया जाए। इसके अलावा अन्य स्कूलों से आने वाले अंग्रेजी माध्यम के मेधावी छात्र छात्राओं को भी प्रवेश दिया जाए। उन्होंने बताया कि अन्य स्कूलों से आने वाले मेधावी गरीब छात्र छात्राओं को दाखिला नहीं दिया जा रहा है और छात्रों को प्राचार्य द्वारा कहा जा रहा है कि बाहर के स्कूलों से आने वालों को दाखिला नहीं देंगे। दाखिला नहीं मिलने से छात्र व उनके अभिभावक परेशान हैं। उन्होंने बताया कि आज जिला पंचायत सीईओ द्वारा हमारी मांगों को गंभीरता से लेते हुए दूरभाष पर डीओ से चर्चा कर सभी छात्रों को 11वीं में प्रवेश दिलाने कहा गया है, जिससे हमारे आंदोलन को एक नई दिशा मिली है। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत सीईओ द्वारा हमारे समक्ष जिला शिक्षा अधिकारी से दूरभाष पर चर्चा कर सभी छात्रों को पहले प्रवेश दिलाने कहा गया है और 10 दिन में टीम बनाकर संस्था का चयन करने कहा गया है। उन्होंने कहा कि सीईओ के आश्वासन से हमारी मांग पूरी होने की उम्मीद जागी है। बावजूद इसके मांगे पूरी नहीं होती है तो आंदोलन करने बाध्य होंगे। आज हमने जो ज्ञापन जो हम पहले से सौंपे जा रहे थे माननीय कलेक्टर महोदय जी के नाम, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, उसी तारतम्य में आज हमने माननीय सीईओ महोदया जी को ज्ञापन सौंपा है। और आज पहली बार हमें एक हरी झंडी मिली तो हम पालक संघ दिल से हम उनकी स्वागत करते हैं, उनके निर्णय का स्वागत करते हैं और हम बधाई देना चाहते हैं कि आज हमें हरी झंडी मिली, हमारे आंदोलन को एक नई दिशा मिली। आज उन्होंने हमारे समक्ष, हम जब पालक संघ गया उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारी को हमारे सामने एक टेलीफोन से चर्चा की कि भाई जो स्कूलों का जो मामला है, जो आए दिन अखबारों में या मीडिया में आ रहा है, वो क्या मैटर है, क्यों आप एडमिशन नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैडम कुछ प्रॉब्लमें हैं। तो मैडम ने कहा
कि आप जो भी प्रॉब्लम है वो बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो उनको एडमिशन देना शुरू करो, क्या बाहर का क्या अंदर का, ये कुछ नहीं, सारे लोगों को एडमिशन दीजिए। जो समूह में मांगते हैं उस समूह में एडमिशन करिए। आप एक टीम बनाएं, 10 दिन का टाइम दीजिए। 10 दिन में एक टीम बनाकर उस पर हम बाद में निर्णय करेंगे कि संस्थाएँ कहाँ लगेगी। जो रानी दुर्गावती और एक्सीलेंस में जो जगह है, जो जगह जहाँ अच्छी होगी उनको वहाँ हम निर्धारण कर देंगे। ऐसा करके उन्होंने कहा तो हमारे आंदोलन को आज एक नई दिशा मिली और एक जान आई। तो हम चाहते हैं, हमने दिल से शुक्रिया किया उनका, और हम समस्त पालकों से आह्वान करते हैं कि आप कृपया जाए, शासकीय स्कूलों में जाए। शासकीय स्कूलों में जो सरकार की मंशा है, सब घर शिक्षा, सबको शिक्षा, सबके साथ शिक्षा, तो शिक्षा को जोड़े और शिक्षा की मुहिम में आप लोग जुड़े, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाए, भविष्य उज्जवल करें। ये आज हमारा जो उद्देश्य चल रहा था, उस उद्देश्य में आज हमको एक कामयाबी मिली, और उसके लिए हमने बार बार हम माननीय सीओ महोदया जी को हम नमन करते हैं, उनको हम बार बार धन्यवाद देते हैं। अगर हमारी बात को इन लोगों ने माना है, जैसे आज हमें सीओ महोदया ने जो आश्वस्त की है और हमारे सामने जिन्होंने दूरभाष पे डीओ महोदय को इन्होंने कहा, तो हम आश्वस्त हुआ कि चलो ठीक है, अगर नहीं होता, इन्होंने 10 दिन के अंदर सारी प्रोसेस करना है, एडमिशन लेना है, वो करना है, तो कल से स्कूलों में फॉर्म मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो हमने आंदोलन जो 1 तारीख का हमने बीच में रखा था कि 1 तारीख को रखेंगे, तो 1 तारीख का क्या है, ईद जो है तो उसकी छुट्टी है, दूसरा संडे है और तीसरा रक्षाबंधन, तो हम 3 दिन ये हो जाए, फिर 2 दिन वर्किंग डे मिल जाता है, 4 और 5। तो अगर ये 4 तारीख को हमें सूचना मिल जाएगी कि काम नहीं कर रहे, तो हम 5 तारीख को पुनः सारे लोग जो पालक संघ के लोग हैं वो भूख हड़ताल पे आंदोलन पे जाएंगे। हम आपका पूरा परिचय? मैं नंदकिशोर कटरे। इस बारे में पालक शिक्षक संघ के सदस्य सलील पांडे ने कहा कि शासकीय स्कूल में अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 11वीं में सभी विषयों में छात्रों को प्रवेश दिया जाए। उन्होंने निजी स्कूलों से अंग्रेजी माध्यम से 10वीं कक्षा से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अभिभावकों से अपील की है कि आवेदन करने के लिए 10 दिन का समय मिला है, सभी समय पर आवेदन करें, जिसके बाद मेरिट की सूची तैयार कर प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये एडमिशन्स 11th के इंग्लिश मीडियम के लिए स्टार्ट होने वाले हैं, 5 ग्रुप के। 5 ग्रुप से मेरा मतलब है मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, आर्ट्स और एग्रीकल्चर। तो अतः समस्त पालकों से हमारा निवेदन है कि जो इंग्लिश में प्राइवेट स्कूल में कहीं पढ़ते होंगे, जो 10th पास हो गया इनका बच्चा और 11th में एडमिशन लेना चाहता है। एक महिला मेरे पास आई तो उस समय जब मैं वीरांगना में एडमिशन के लिए गया था, तो कि सर हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है, तो मैं उन महिलाओं से, मेरे पास नंबर उनका मिस हो गया, तो उससे मैं निवेदन करूँगा और समस्त बालाघाट के ही और समस्त ब्लॉक के पेरेंट्स जो बच्चे अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं गवर्नमेंट 11th, वो उनका स्वागत है। और अपने को 10 दिन का टाइम मिला है, इस 10 दिन के अंदर हमको आवेदन करना है। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके हिसाब से एडमिशन संपूर्ण एडमिशन और प्लेस है आपका एडमिशन का रानी दुर्गावती। इस दौरान पालक शिक्षक संघ पदाधिकारी नंदकिशोर कटरे, अजमल खान, सलील पांडे, लक्ष्मण सिंह क्षत्रिय, सचिन ठाकुर, ओम प्रकाश दिलधारे, अशफाक खान सहित अन्य मौजूद रहे। पार्टी की गतिविधियों को संचालित करने के लिए AIMIA पार्टी कार्यालय का शुभारंभ बैहर रोड जामा मस्जिद चौक में किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शहर काजी अब्दुल हबीब नूरी सहित पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में पार्टी के उपाध्यक्ष मोहम्मद नवाज शेख ने बताया कि पूरे जिले में पार्टी का गठन किया गया है। पार्टी में अधिकाधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। पार्टी की गतिविधियों को संचालित करने के लिए पार्टी कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। पार्टी का मकसद है कि संविधान के दायरे में रहकर पार्टी के नियम से काम करना है। उन्होंने कहा कि पार्टी में सभी समुदाय के लोगों को साथ में लेकर कार्य किया जाएगा। लोगों की समस्याओं के खिलाफ संघर्ष कर उनके निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। जी, आज हमारी बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी MIM का आज जिला कार्यालय का उद्घाटन है और ओपनिंग है। आज पूरे ज़िले में हमारी इस पार्टी का गठन हो चुका है और आज हम ये जो नया कार्यालय आज हमारा जिला कार्यालय बना है, आज उसकी ओपनिंग की जा रही है। और मैं यही चाहता हूँ कि ज़िले के जितने भी लोग हैं हमारी पार्टी से जुड़ें और हमारी पार्टी को और आगे लेके जाएँ। और हमारी पार्टी का जो मकसद है, हमारा यही मकसद है कि संविधान के दायरे में रहकर और संविधान के हिसाब से हमें काम करना है। जो हमारी पार्टी के नियम है, उस नियम के हिसाब से ही हम काम करेंगे और हमेशा करते रहेंगे और सभी समुदाय के लोगों को लेकर साथ चलेंगे। इस दौरान AIMIA पार्टी के पदाधिकारी व सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए गुरुवार जनपद पंचायत परसवाड़ा के सभागार में कलेक्टर दीपक आर्य, अनुविभागीय अधिकारी बैहर गुरु प्रसाद एवं तहसीलदार परसवाड़ा नितिन चौधरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी रितेश चौहान, मुख्य स्वास्थ्य व चिकित्सा अधिकारी मनोज पांडे सहित अधिकारी कर्मचारी की मौजूदगी में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग का अमला, आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक सहित अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही पंचायत कर्मी, सचिव, रोजगार सहायक भी मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण को रोकने कलेक्टर दीपक आर्य ने बैठक में दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति दूसरे स्थानों से आ रहे हैं उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन न करते हुए उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा, जिससे सावधानी पूर्वक उनके घर पर ही देखभाल हो सके एवं उनकी समुचित व्यवस्था उनके परिजनों द्वारा घर पर ही की जा सके। आगामी रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए जिले के सभी नागरिकों से कलेक्टर दीपक आर्य ने अपील करते हुए कहा कि रक्षाबंधन त्यौहार के उपलक्ष्य में कोई भी व्यक्ति घर से बाहर अन्यत्र न जाए, वह घर पर ही रहकर सभी त्यौहार मनाएं। हो सके तो ऑनलाइन रहकर भी त्यौहार मनाया जा सकता है। ऐसे में कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता दिखाई देता है तो उसे भी 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन करने के सख्त आदेश कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा दिए गए हैं। जिनके घरों में होम क्वारंटाइन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है या पर्याप्त स्थान नहीं होने के कारण वह खास परिस्थितियों में ही बाहर से आए हुए व्यक्तियों को संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। संस्थागत क्वारंटाइन होने पर भी क्वारंटाइन व्यक्ति की पूरी तरह से देखभाल और पूरी तरह से व्यवस्थाएं उनके परिजनों के द्वारा ही की जाएंगी। इस दौरान प्रशासन उनकी निगरानी करेगा एवं प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी के द्वारा उनकी निगरानी व देखभाल की जाएगी, परंतु क्वारंटाइन व्यक्ति के खाने पीने एवं अन्य सुविधा उनके परिजनों द्वारा ही मुहैया कराई जाएगी। 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति को सख्ती से शासन के दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। प्रशासन के दिशा निर्देशों की अनदेखी कर यदि कोई व्यक्ति अन्यत्र इधर उधर घूमता देखा जाता है, शासन के निर्देशों का पालन करते नजर नहीं आता है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के दिशा निर्देश कलेक्टर दीपक आर्य ने दिए हैं। जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। अभी तक अच्छी बात जिले में ये रही है कि जो भी संक्रमित हैं वो सब बाहर से आए हुए हैं। कोरोना का फैलाव इस जिले में यहाँ आने के बाद नहीं हुआ है, तो हमारा प्रयास है कि कोरोना के प्रसार है उसको रोका जाए। जैसी स्थिति अभी है वैसी स्थिति चलती रहे, यही प्रयास है। इसके लिए अभी तक हम लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करते आ रहे थे लोगों, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में कई सारी समस्याएं आती हैं। लोगों को भी समस्या होती है कि अगर आप देखेंगे आंकड़ा तो लगभग 100 लोगों में से 3 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। उसकी वजह से बाकी लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है और संभावना ये भी रहती है कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में कई बार टॉयलेट प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पाता है, कई बार सैनिटाइजेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, जिससे लोग आपत्ति करते हैं। व्यवस्थाएं भी कई बार गड़बड़ होती हैं उस कारण से। और होता ये है कि संभावना ये भी रहती है कि अगर एक पॉजिटिव व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों में फैल जाएगा, जो कि गांव में जाएंगे तो अन्य लोगों को कोरोना संक्रमित करेंगे। इसलिए हम लोगों की कोशिश ये है कि सभी व्यक्ति जो कि बाहर से आ रहे हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के बजाय होम क्वारंटीन किया जाएगा राखी के पास। राखी तक जो व्यवस्था है वही चलेगी, राखी तक आमद ज़्यादा होगी, क्योंकि इक्का दुक्का लोग आते हैं और उसके लिए पूरी व्यवस्था उसमें करनी होती है। बाकी हमारे कार्य भी अन्य चूँकि कर्मचारी लगते हैं तो अन्य कार्य प्रभावित होते हैं। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। डेंजर रोड के वृक्षों को बचाने चलाई जा रही मुहिम, रक्षा सूत्र बांधकर वृक्षों को बचाने लिया संकल्प। सैकड़ों की संख्या में पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ नहीं कटने देंगे ली शपथ। डेंजर रोड बचाव समिति के बैनर तले चल रहा अभियान। त्योहारों के मद्देनजर कलेक्टर ने ली शांति समिति की बैठक, शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील। 31 जुलाई से 5 अगस्त तक की सुबह तक लॉकडाउन रखने का आदेश जारी। भाइयों तक राखियां पहुंचाने का कार्य कर रहा है डाक विभाग। रविवार अवकाश के दिन भी डाक बांट रहे कर्मचारी। कोरोना संक्रमण को रोकने सैनिटाइजर कर भेजी जा रही है डाक। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।